इस ई व्याख्यान में आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज इस ई व्याख्यान में हम एकाधिकार के बाजार के अंतर्गत फर्म के संतुलन, कीमत निर्धारण और लाभ के निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे। और यह ई व्याख्यान दो भागों में विभाजित है। पहला भाग एकाधिकार के अर्थ, विशेषताओं और फर्म के संतुलन से संबंधित होगा, जो कि अल्पकालीन संतुलन तक होगा। और उसके बाद दूसरा जो भाग होगा एकाधिकारी फर्म के संतुलन का, उसमें अल्पकाल की कुछ रही हुई चीज़ उसे पढ़ेंगे और उसके बाद में दीर्घकाल के अंतर्गत फर्म का संतुलन किस प्रकार से होता है और लाभ या हानि की स्थिति किस प्रकार होती है या क्या स्थितियां एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत बनती है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एकाधिकार के बारे में कुछ फिर से बताना चाहूँगा। यद्यपि एकाधिकार के बारे में मैंने जब बाजार के स्वरूप पढ़ाया था और बाजार के स्वरूप के अंतर्गत जब हमने एक चार्ट लिया था और चार्ट के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और उसमें लगभग उसकी परिभाषा, अर्थ और विशेषताएं आ चुकी थी। लेकिन एक बार पुनः मैं आपको याद दिलाते हुए, रिमाइंड कराते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा, जिससे आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। इस कारण से इस चित्र को भली भांति समझने के लिए हमें आवश्यक है कि एकाधिकार क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम एक बार पुनः उसका स्मरण कर लें। इसीलिए मैं आपको पहले एकाधिकार क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। एकाधिकार की जो स्थिति होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता से ठीक विपरीत की स्थिति होती है। जहां पूर्ण प्रतियोगी बाजार में बहुत अधिक विक्रेता होते हैं, वहीं इसके एकदम उल्टा, एकदम विपरीत एकाधिकार के अंतर्गत एक अकेला विक्रेता या एक अकेला उत्पादक होता है। ऐसा कोई पदार्थ है जिसका एक अकेला सेवा प्रदाता है या फिर वह अकेला उस बाजार में उसका विक्रेता है, इसलिए एकाधिकारी कहा जाता है उसे। और इसे यदि हम साधारण शब्दों में समझें तो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु विशेष का एक ही पूर्तिकर्ता, उत्पादक या विक्रेता होता है और उसका पूर्ति व कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकार में फर्म व उद्योग वस्तुतः एक ही होते हैं। जैसा कि हमने देखा था, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग अलग होता है, यानी सभी फर्मों के उत्पादन को मिला के उद्योग का उत्पादन होता है, अर्थात सभी फर्मों का योग उद्योग कहलाता है। तो उद्योग और फर्में दोनों अलग अलग चीज़ हो गई, यानी एक उद्योग में अनेक फर्में काम कर रही होती है। लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत एक ही उत्पादक है, इसलिए फर्म भी वही है और उद्योग भी वही है, इसलिए उद्योग और फर्म वस्तुतः एक ही होते हैं। एवं फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई निकटतम स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, इसलिए उसके पदार्थ के लिए आड़ी लोच शून्य होती है, क्योंकि उसका कोई भी निकट का प्रतिस्थापन नहीं होता है। यदि निकट का प्रतिस्थापन होता तो ग्राहक या उपभोक्ता या क्रेता दूसरे विक्रेता से अपनी पसंद की या अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद लेता, तो उसका एकाधिकार टूट जाता। इसी कारण से उसका एकाधिकार बना इसी कारण से रहता है कि क्योंकि उसका बाजार में कोई कंपटीटर नहीं होता है। स्टोनियर वो है कहते हैं, एकाधिकारी वह उत्पादक होता है जो कि किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण अधिकार रखता है तथा उस वस्तु की कोई निकटतम स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। यह स्टोनियर वर्ग है, अपने शब्दों में कह रहे हैं। इस प्रकार से जब हम कंसाइज करें एकाधिकार की विशेषताओं को, फीचर्स ऑफ मोनोपोली या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 5-7 बिंदु हम गिना सकते हैं। पहले बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं वस्तु का एक अकेला उत्पादक या विक्रेता, लेकिन क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा कह सकते हैं हम फर्म व उद्योग वस्तुतः एक ही होते हैं। तीसरे बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं एकाधिकार का वस्तु की पूर्ति व कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है।
चौथे बिंदु के रूप में हम गिना सकते हैं कि एकाधिकार वस्तु की कोई निकट की स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। पांचवें बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं नई फर्मों के प्रवेश पर रुकावटें या अवरोध मौजूद रहते हैं अथवा नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, यानी नई फर्में नहीं आती है, इसलिए ही एकाधिकारी को लाभ होता है। एकाधिकारी सदैव लाभ की स्थिति में होता है, ऐसा माना जाता है। अल्पकाल में भले कभी कम लाभ प्राप्त होता हो या शून्य सामान्य लाभ की स्थिति हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में सदैव लाभ की स्थिति में ही रहता है। उसका कारण यही होता है कि नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। एकाधिकारी के लिए मांग बेलोचदार होती है, अर्थात मांग वक्र गिरता हुआ होता है। ऐसा हमने मांग वक्रों के अंतर्गत देखा था जब रेवेन्यू कर्व्स हमने पढ़े थे। लागत वक्रों के बाद में जब हमने आगम वक्र पढ़े थे, रेवेन्यू कर्व्स पढ़े थे, तो हमने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत x के समानांतर एक सीधी पड़ी रेखा होती है, मांग वक्र और औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब एकाधिकार की स्थिति होती है तो मांग वक्र गिरता हुआ होता है और तेज गति से गिरता होता है। मांग वक्र यानी कि औसत आगम वक्र, और औसत आगम वक्र जब गिर रहा होता है तो उससे भी तेज गति से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व गिर रहा होता है। इसलिए ए आर कर्व से एम आर कर्व नीचे स्थित रहता है। अगले बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं कीमत विभेद संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वस्तु की, यानी एक जैसी वस्तुएं पैदा कर रहा है एक उत्पादक विक्रेता, लेकिन अकेला उसका मालिक होने की वजह से वह अलग अलग व्यक्तियों से एक ही प्रकार की वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है, जिसे कीमत विभेद कहते हैं, प्राइस डिफरेंशिएशन कहते हैं। ऐसा केवल एकाधिकार की दशा में संभव होता है। और एक और बिंदु गिना सकते हैं हम विशेषता के रूप में स्थानापन्नों के अभाव, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, कीमत व पूर्ति पर नियंत्रण के कारण एकाधिकारी दीर्घकाल में सदैव अतिरिक्त लाभ की स्थिति में रहता है। तो इस तरह से कुछ ये विशेषता हैं और इसके अर्थ और विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी का लाभ की स्थिति क्या हो सकती है, अल्पकाल में क्या होगी स्थिति और दीर्घकाल में क्या स्थिति होगी, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एकाधिकारी का मांग वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है और वही उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है। चित्र में आपको ये ए आर के रूप में दिखाई दे रहा है। यह फर्म का मांग वक्र भी है और औसत आगम वक्र भी है। अब हम जो दूसरा वक्र है एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, जब औसत आगम गिर रहा होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम उससे भी अधिक तेज गति से गिर रहा होता है। इसलिए ए आर से एम आर अधिक गिरता होने कारण ए आर वक्र के नीचे एम आर वक्र स्थित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्पकाल में फर्म का संतुलन कहाँ होता है और संतुलन की दशा में फर्म लाभ की स्थिति में है या हानि की स्थिति में है या फिर सामान्य लाभ की स्थिति में है, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो पहला चित्र है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये पहला चित्र ए चित्र है जो कि एकाधिकारी के अल्पकाल में संतुलन को दर्शा रहा है और अल्पकाल के अंतर्गत वो लाभ की स्थिति में है, इसके बारे में वो बता रहा है। और कैसे होगा उसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हमने उत्पत्ति की मात्रा ली है और वाई एक्सिस पे हमने कीमत, लागत, आगम वक्र लिए हैं। और आगम वक्र में दो प्रकार के आगम वक्र हैं, औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र, जो कि लाल लाइनों में दिख रहे हैं आपको। और लागत वक्रों में एसएमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व, चूंकि अल्पकाल से संबंधित है इसलिए एसएमसी लिखा है। और औसत आगम वक्र जो कि एसएसी के रूप में दिखाई दे रहा है। ये दो प्रकार के लागतों के वक्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्म का संतुलन कहाँ होता है। अल्पकाल की स्थिति में हम एकाधिकारी के संतुलन की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे।
अल्पकाल के अंतर्गत फर्म का संतुलन, चूंकि फर्म और उद्योग दोनों एक ही होते हैं इसलिए फर्म और उद्योग दोनों की संतुलन की बात कर सकते हैं हम। तो फर्म का संतुलन कहाँ होता है? फर्म के संतुलन की शर्तें वही रहती है, चाहे एकाधिकार हो, चाहे पूर्ण प्रतियोगिता हो, चाहे अपूर्ण प्रतियोगिता हो के अंतर्गत एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता हो या अल्पाधिकार ड्यूपोली जो भी हो, सभी बाजारों में फर्म के संतुलन की शर्त वही रहती है जो कि पूर्ण प्रतियोगिता की हमने पढ़ी थी। उसकी दो शर्तें हैं, एक है MR इज इक्वल टू MC, यानी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मार्जिनल कोस्ट कर्व के बराबर जहां होता है और उस बिंदु पर मार्जिनल कोस्ट कर्व ऊपर की ओर चढ़ता हुआ हो, यानी औसत आगम वक्र को सीमांत लागत वक्र, सीमांत आगम वक्र को सीमांत लागत वक्र ऊपर चढ़ता हुआ जिस बिंदु पर काटे वही बिंदु फर्म के संतुलन का बिंदु होता है। अब आप देखिए ये SMC है, यानी मार्जिनल कोस्ट, यहाँ से ये ऊपर चढ़ती हुई है और इस तरह से ये आगे बढ़ती हुई जा रही है। इसको मैं रेड लाइन से आपको साथ साथ में दिखाना चाहूँगा कि ये जो लाइन है ये एवरेज मार्जिनल शॉर्ट रन मार्जिनल कोस्ट कर्व है जो कि ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है और यह इस MR के कर्व को, यानी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के इस E बिंदु पर क्रॉस कर रहा है या इसके बराबर है। अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कोस्ट कर्व किस बिंदु पर समान है? इस E बिंदु पर समान है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कोस्ट कर्व दोनों इस E बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, समान है और यहाँ पर मार्जिनल कोस्ट ऊपर चढ़ती हुई है। इसका मतलब यही ई बिंदु संतुलन का बिंदु होगा और इस बिंदु से हम लाभ और हानि की तुलना करेंगे। उससे पहले हमें सबसे पहले कीमत की गणना करनी पड़ेगी और इस संतुलन के बिंदु पर कीमत के तय हो जाने के बाद में उत्पादक कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार होगा, अर्थात क्वांटिटी क्या रहेगी, उसकी हम गणना करेंगे। तो सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कोस्ट ने जहां पे क्रॉस किया है उस बिंदु को संतुलन का बिंदु लिखते हैं, ई बिंदु। उसके बाद में उस बिंदु से सीधी मांग वक्र तक लाइन खींच देखें और जिस बिंदु पर वो टच करती है उस बिंदु को एक नाम दे देते हैं और उस बिंदु से सीधी रेखा द्वारा y एक्सिस को मिला देते हैं और जिस y एक्स पर जिस बिंदु पर जो बिंदु प्राप्त होता है वह हमारी कीमत निर्धारण होती है। इस तरह से ये जो P बिंदु है वो कीमत का निर्धारण हुआ और इस P बिंदु पर OP कीमत तय हुई है। इस बिंदु पर उत्पादक कितनी मात्रा बेचने के तैयार है, इसके लिए हमें इसी ई बिंदु से नीचे Q बिंदु की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ लंब डालना होगा और एक्स एक्सिस की तरफ एक लंबवत रेखा से एक्स एक्सिस को मिलाना होगा, टच करना होगा। जिस बिंदु पर वो टच करता है उस बिंदु को एक नाम दे देंगे हम Q और यही क्वांटिटी को तय करता है। अर्थात Q बिंदु वह बिंदु है जहां पर इस कीमत पर, OP कीमत पर या P प्राइस पर उत्पादक अपनी वस्तुएं बेचने के लिए तैयार होता है। तो OP कीमत पर कुल OQ मात्रा उत्पादक बेचने के लिए तैयार है। ये कीमत और पूर्ति या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि जब कीमत और मात्रा का निर्धारण एक बार हो गया तो अब इस दी हुई कीमत पर जो मात्राएं बेची जा रही है उस पर क्या फर्म लाभ की स्थिति में है या हानि की स्थिति में है या फिर शून्य या सामान्य लाभ की स्थिति में है। तो एकाधिकार की दशा में कहा जाता है कि वह अतिरिक्त लाभ कमाने की सदैव चेष्टा करता है क्योंकि उसका कोई अन्य कंपटीटर नहीं होता है, इसलिए वह लाभ की स्थिति में होता है, अतिरिक्त लाभ की स्थिति में होता है। चूंकि अल्पकाल में कभी कभार हानि या सामान्य लाभ की स्थिति में हो सकता है, लेकिन
दीर्घकाल में सदैव वो लाभ की स्थिति में होता है। तो हम पहले लाभ की स्थिति के बारे में देख रहे हैं, या हम पहले गणना कर लें कि यहाँ लाभ की स्थिति है या हानि की स्थिति है। तो लाभ और हानि की गणना करने के लिए मैंने कल आपको बताया था, या इससे पहले वाला जो ई लेक्चर था, जिसके अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन की स्थिति और लाभ और हानि की गणना की थी। उसमें मैंने बताया था कि गणित में लाभ ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। अर्थात बेचने से प्राप्त आय माइनस उस पर खर्च किया गया धन, या फिर उसको खरीदने के लिए या फिर उसको बनाने के लिए जो धन खर्च किया गया है वह निकाल दिया जाए, और उससे प्राप्त हुई आय को, आय में से तो जो भी बचेगा वो यदि प्लस में है तो लाभ, और माइनस में है तो हानि की स्थिति होगी, और दोनों बराबर है तो सामान्य लाभ की या शून्य लाभ की स्थिति होती है। तो अर्थशास्त्र में ऐसे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। और प्रतियोगी की बात करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, तो लाभ बराबर ए आर माइनस ए सी, किस बिंदु पर, संतुलन के बिंदु पर। ये जो ई बिंदु है ये संतुलन के बिंदु, इस बिंदु पर लाभ या हानि की स्थिति हम तय करेंगे ए आर और ए सी के संतुलन के साथ में। ए आर यदि ज़्यादा है ए सी से तो इसका मतलब है लाभ की स्थिति होगी, और ए आर ए सी से कम है अर्थात ए सी बड़ा है तो इसका मतलब है हानि की स्थिति होती है। क्योंकि इस ई बिंदु पर यहाँ पे ए आर जो है वो क्यू टी के बराबर है, ए आर जो टोटल है वो क्यू टी के बराबर है, और जो औसत लागत है वह क्यू एस के बराबर है, यानी इस बिंदु तक ही है। तो ये तो आ रहा है खर्चा, और कुल आय हो रही है यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ है कि इस बिंदु पर, इस चित्र के अनुसार इस ई बिंदु पर फर्म लाभ की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि क्यू टी के बराबर औसत आगम है, प्रति इकाई प्राप्ति है, और एस क्यू के बराबर प्रति इकाई खर्चा है, यानी खर्चा आ रहा है कम और बेचने पर आय हो रही है अधिक, इस कारण से लाभ स्थिति है। तो इस बिंदु को हमने एस बिंदु लिखा है, ये देखिए आप इसमें लिखा हुआ है। और अब इस लाइन से यदि कुल लाभ ज्ञात करना है तो इस बिंदु से हमें y अक्ष पर इसको मिला लेना होगा, और जहाँ मिलेगा उससे हम एक बिंदु नाम दे दीजिए जहाँ पे r दे रखा है। तो ये जो कुल लाभ की स्थिति होगी वो होगी P T E S और R। इस तरह जो बॉक्स बना है ये लाभ का एरिया है। पूर्ण एकाधिकारी का जो लाभ है वो आपको ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है इसके बराबर कुल लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं इस चित्र के अनुसार। अर्थात यह चित्र एकाधिकारी के लाभ की स्थिति को दर्शा रहा है। और इसके बाद हम अल्पकाल की दूसरी परिस्थितियों को लेंगे और वह अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।